नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे संविधान की और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल अधिकारों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा है ये मूल अधिकार वाला टॉपिक। तो मूल अधिकार के टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि मूल अधिकारों को मैं कई पार्ट में पढ़ाऊंगा, डिटेल से एकदम पढ़ाना है, हर एक अनुच्छेद की यहाँ पर बात करनी है, इसलिए कई पार्ट इसके हो सकते हैं। साथ साथ में वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें जो शॉर्ट वीडियो पसंद करते हैं। लास्ट में जब मूल अधिकारों को मैं पूरी तरीके से पढ़ा लूँगा, उसके बाद लास्ट में एक वीडियो लेकर के आऊँगा, सिर्फ एक वीडियो में सारे मूल अधिकारों के बारे में बात की जाएगी। तो उम्मीद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा तो कैसे बता पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन बातें जो हैं वो बातें सारी की जा सकती हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली उस पर नहीं हो पाएगा। तो मूल अधिकारों की बात करते हैं। मूल अधिकारों के साथ साथ दोस्तों एक सवाल आपसे ये है कि अगर मूल अधिकार और मानव अधिकार इन दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? मूल अधिकार और मानव अधिकार की बात की जाएगी तो सबसे पहले क्या आएगा? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति एक इस पूरे ब्रह्मांड का एक जीव है, इस पृथ्वी का एक जीव है, मानव एक प्राणी है। और उस प्राणी को कौन कौन सी बेसिक आवश्यकताएं हैं उसको देखते हुए उसको उसकी ज़रूरतों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये क्या है? मानव अधिकार। और मानव अधिकार क्या है कि वो इस धरती में कहीं पर भी विचरण कर सकता है, कुछ भी वो खा सकता है, पी सकता है, पानी पी सकता है, घूम सकता है, लोगों से बातचीत कर सकता है, सांस ले सकता है। अर्थात उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनसे दुनिया की कोई भी ताकत उसे वंचित नहीं कर सकती है। वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कोने पे रहता हो, धरती के किसी भी कोने पे रहता हो, उसे जो अधिकार, बेसिक जो अधिकार दिए जाएंगे वो होते हैं मानव अधिकार, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, जब हम लोग बात करते हैं मूल अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स की, तो ये इनका जो अर्थ होता है ये थोड़ा सा संक्षिप्त होता है, संकीर्ण होता है, संकुचित होता है। लेकिन अगर मानव अधिकार की बात करेंगे तो इसका अर्थ जो है वो व्यापक होता है, ठीक है। मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार क्या होते हैं? किसी देश के द्वारा अपने देश के नागरिकों को कुछ जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, कुछ जो उनको अधिकार दिए जाते हैं, उस देश की परिस्थितियों के हिसाब से, उस देश के नागरिकों की आवश्यकताओं के हिसाब से उन्हें जो नागरिक अधिकार दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार और मानव अधिकार में थोड़ा सा फर्क है। अगर एक सवाल आपसे किया जाए कि क्या मूल अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में परिभाषित किया गया है, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, बताना है आपको कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की परिभाषा क्या है। क्या मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है, और अगर किया गया है तो परिभाषा क्या है, और नहीं किया गया है तो क्यों, ठीक है। इस तरीके का ये प्रश्न है, आपको जवाब देना है। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। कहीं पर भी संविधान निर्माताओं ने इसकी परिभाषा नहीं लिखी हुई है। कारण रहा होगा कि मूल अधिकारों को किसी एक दायरे में बांधा नहीं जा सकता है, इस वजह से क्योंकि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो समय समय पर बदल सकते हैं, समय समय पर देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकते हैं। हो सकता है 100-200 वर्षों के दौरान मानवों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो बदल जाएं। जैसे आज मानव की बेसिक आवश्यकता क्या बन चुका है? इंटरनेट। बिना इंटरनेट के सब कुछ बेकार है, जीवन ही बेकार है। तो इंटरनेट से अब किसी को, ये भी एक तरीके का मूल अधिकार है, इंटरनेट का यूज करने से किसी को मना नहीं किया जा सकता है। तो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से लोगों की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। शायद इस वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं लिखी थी। लेकिन फिर भी अलग अलग जो संविधान विशेषज्ञ हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो अपने हिसाब से मूल अधिकारों को परिभाषित करते हैं। उन्हीं में से एक शख्स हैं, एक विद्वान हैं जिनका नाम है M.V. पायली। M.V. पायली क्या कहते हैं मूल अधिकारों के बारे में? M.V. पायली कहते हैं कि मूल अधिकार शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। मूल अधिकार शासकीय शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित भी करते हैं। और यही एक कारण है कि
राज्य और नागरिकों के मध्य में एक तरीके का समन्वय देखने को मिलता है, एक सामंजस्य देखने को मिलता है, एक सामंजस्य स्थापित होता है जो देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शक्ति में वृद्धि करता है। यह जो परिभाषा है वो एमवी पायली के द्वारा दी गई है। अब ये एमवी पायली है कौन? एमवी पायली केरल के निवासी हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक संविधान विशेषज्ञ हैं, ठीक है, और इनको 2006 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। हालांकि वर्तमान में ये है नहीं, 2017 में इनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो ये एमवी पायली के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात की। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मूल अधिकार आए कब से, कैसे आए, इन मूल अधिकारों का उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से मानी जाती है। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों का विकास कहाँ से माना जाता है? मूल अधिकारों का विकास दोस्तों ब्रिटेन से माना जाता है। मूल अधिकारों का विकास जो है वो ब्रिटेन से माना जाता है। और किस घटना से माना जाता है? 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में वहाँ के शासक, वहाँ के सम्राट अर्थात ब्रिटेन के शासक जिनका नाम था सम्राट जॉन, इन सम्राट जॉन ने क्या किया था कि ब्रिटिश नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित, ब्रिटिश नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? मैग्ना कार्टा। एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? घोषणा पत्र। तो इसी मैग्ना कार्टा के माध्यम से ही ब्रिटेन के नागरिकों को सम्राट जॉन ने कुछ मूल अधिकार प्रोवाइड करवाए थे। तो पूरे विश्व में शुरुआत जो होती है मूल अधिकारों की वो ब्रिटेन से मानी जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में फ्रांस में इसी प्रकार एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जो नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित था। और यहाँ भी फ्रांस में भी वहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रोवाइड करवाए गए थे, दिए गए थे, ठीक है। एक यहाँ की घटना और महत्वपूर्ण है। फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति इतना ज़्यादा सजग थी कि उन्होंने अपने वहाँ के सम्राट, जिन्होंने क्या किया था कि नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था, वो सम्राट कौन थे? लुई 16वें। कौन थे? लुई 16वें। उन सम्राट का नाम था लुई 16वां। और इन लुई 16वें को फ्रांस की जनता ने, कहाँ की जनता ने? फ्रांस की जनता ने क्या किया था? इनको सूली पर चढ़ा दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। तो सोचिए वहाँ की जनता उस जमाने में 1789 में कितना ज़्यादा जागरूक थी। ओके, आगे अगर बात करते हैं तो बाद में लिखित तौर पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लिखित तौर पर मूल अधिकारों को किस देश के संविधान में शामिल किया गया, सबसे पहली बार लिखित रूप में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान में शामिल किया गया, तो दोस्तों उसका आंसर क्या है? उसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार लिखित रूप से मूल अधिकारों को शामिल किया गया। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अमेरिका का जो मूल संविधान था अर्थात जो पहली बार लिखा गया था, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। लेकिन बाद में कब? 1791 ईस्वी में। कब? 1791 ईस्वी में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो लिखित रूप से फिर शामिल किया गया। तो यही, और यहाँ एक इसके लिए मूल अधिकारों के लिए एक यहाँ पर कह सकते हैं घोषणा की गई, एक बिल लाया गया जिसे हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स कहां पर लाया गया था? यह अमेरिका में लाया गया था, जो नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित था। पहली बार लिखित रूप पर अमेरिका के संविधान में क्या किया गया कि मूल अधिकारों को शामिल किया गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो अमेरिका के इसी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भारत में मूल अधिकारों का जो एक नजरिया है, मूल अधिकारों, या सीधे सीधे कई बार लिखा मिलता है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, इसी बिल ऑफ राइट्स से वो प्रेरित हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आपको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि विश्व में किस तरह से मूल अधिकार धीरे धीरे नागरिकों को प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। अब हम चूंकि हमको बात करना है भारत की नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, तो अब हम लोग आते हैं भारत के इतिहास में। तो भारत के इतिहास में मूल अधिकारों को कैसे कैसे शामिल किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो 1895 ईस्वी में एक स्वराज विधेयक लाया गया। क्या लाया गया? स्वराज विधेयक।
स्वराज विधेयक लाया गया। इसी स्वराज विधेयक, और ये कौन लाया था? ये स्वराज विधेयक लाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था 1895 ईस्वी में। और इसी में सबसे पहली बार भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे देखते हैं तो 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस ने कई बार मूल अधिकारों की मांग की अंग्रेजों से। ठीक है, उसके बाद अगर और आगे बढ़ते हैं तो 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट, किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया था कि भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी। और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल किसके माध्यम से की थी? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की मांग की थी। आगे अगर और बात करते हैं तो 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में पंडित नेहरू, अब पंडित नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किस रिपोर्ट के माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की मांग की थी। तो 1928 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई। उसके बाद दोस्तों 1927 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कहां पर? मद्रास में होता है। इस मद्रास के अधिवेशन में मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को भी पास किया गया था। एक चीज यहां पर और याद रखिए, 1930 ईस्वी में भी जो कराची का अधिवेशन हुआ था, कहां का? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इन दोनों में मूल अधिकारों से संबंधित क्या किया गया था? मूल अधिकारों से संबंधित विधेयक को पास किया गया था। किस अधिवेशनों में? 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1930 के कराची अधिवेशन में। दोस्तों एक चीज यहां पर और याद रखिए कि 1931 ईस्वी में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, जहां पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? वहां इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, बाकी किसी भी सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो यहां इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने? गांधी जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के लिए मूल अधिकारों की मांग की थी। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और शख्स हैं, 1945 ईस्वी में इन्होंने मांग की थी, जिनका नाम है तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम है इनका? तेज बहादुर सप्रू, टीबी सप्रू, जो कि प्रयागराज के रहने वाले हैं। उस जमाने में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामी वकील हुआ करते थे। बार काउंसिल के कई बार ये अध्यक्ष रह चुके थे और इन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी भारतीयों को जेल से छुड़वाया भी था वकालत करके। तो उसी दौरान तेज बहादुर सप्रू ने क्या किया था कि भारतीयों के मूल अधिकारों की वकालत की थी। तो बहुत ही तेज तर्रार वकील थे, बहुत ही विद्वान वकील थे। हालांकि महात्मा गांधी के विचारों से ये सहमत नहीं थे, उनके विचारों का समर्थन नहीं करते थे। फिर भी महात्मा गांधी, चूंकि महात्मा गांधी के साथ इतनी देश की जनता जुड़ी हुई थी, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी से भी ये जुड़े हुए थे। लेकिन काफ़ी जगह पर इनके मतभेद देखने को मिलते हैं। तो भारत में जो इतिहास है मूल अधिकारों को प्राप्त करने का, वो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगर इसको आप लोग नोट करना चाहें तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप इसको दोबारा नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया। तो किस भाग में रखा गया दोस्तों? भाग 3 में रखा गया। अनुच्छेद की अगर बात करें कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को रखा गया है। 12 से 35 तक इनको
रखा गया है। ठीक है, किस भाग में? भाग 3 में। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो कुल मिलाकर के इसमें 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। हालांकि पहले कितने से कितने थे? 7 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि जो 7वां मूल अधिकार था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे, उसे हटा करके अब विधिक अधिकार बना दिया गया। अर्थात ये मूल अधिकारों से इसको हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300 के का में। अनुच्छेद 300 के का में रख करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आगे हम लोग करने जा रहे हैं कि ये जो मूल अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को किसी के विरुद्ध प्राप्त हैं। मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त हैं? तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार मुख्य रूप से जो है वो राज्यों के विरुद्ध प्राप्त हैं। राज्यों के विरुद्ध प्राप्त हैं, लेकिन एक चीज यहां पर और याद रखना चाहिए कि ये अत्यांतिक नहीं है। ये अत्यांतिक नहीं, एक शब्द का यूज किया गया है, इंग्लिश में शायद इसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो अत्यांतिक शब्द का यूज किया गया कि अत्यांतिक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अति नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप अति करने लगे, आपको इतना ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाए कि आप जो चाहे वो करने लगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो अत्यांतिक नहीं है। लोक व्यवस्था अगर गड़बड़ होती है, देश की एकता और अखंडता पे आंच आती है, देश के न्यायालय का अपमान होता है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इन पे निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। तो याद रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तियों और राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद 15 के 2 की, अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 17, इसके बाद है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इन चारों को आपको याद रखना है। ये चारों जो हैं ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। ठीक है, व्यक्तियों के विरुद्ध। तो अब सिर्फ व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है, राज्य और व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध ये नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। जैसे अगर अनुच्छेद 15 के 2 की बात करें तो अनुच्छेद 15 को पढ़ना पड़ेगा, 15 के 1 को। इसमें क्या है? किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, वंश, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया जाए? उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये 15 के 1 में है। लेकिन 15 के 2 में ये कहा गया है, वो तो राज्यों के खिलाफ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 15 के 1 में है। 15 के 2 में क्या है? अब यहां कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति व राज्य, कोई भी व्यक्ति व राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किन आधारों पर? वही धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कहां कहां पर रोक नहीं लगा सकता? किसी कुएं, जो सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, होटल है, दुकान है, वहां जाने से रोक नहीं लगा सकता है। अर्थात जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं वहां भी जाने से उस पर रोक नहीं लगा सकता। हालांकि खुद का कोई अपना पर्सनल व्यक्ति अगर कोई चीज़ करवाता है तो वहां तो रोक सकता है, लेकिन ऐसी सार्वजनिक जगहें जहां सभी लोग जाते हैं, ऐसी सभी जगहों पर किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकता है। यह बात कहां पर रखी गई है? 15 के 2 में। तो यह सिर्फ राज्य को ही नहीं रोकता है, बल्कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता किसी भी नागरिक के साथ में। ऐसा ही अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत के अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, तो यहां पर भी कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। राज्य भी किसी नागरिक के साथ
छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 17 में भी बात कही गई है। ठीक है, तो ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता है राज्य के साथ साथ। अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को। अगर अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि किसी मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, मानव तस्करी नहीं की जा सकती और बलात् श्रम नहीं किया जा सकता। अर्थात मानवों का व्यापार नहीं होगा कि लोग मानवों को बेच देते थे, आदमियों को बेच देते थे, मानव तस्करी होती थी। पहले के जमाने में दास प्रथा हुआ करती थी, जिसका ये विरोध करता है। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है राज्य के साथ साथ। राज्य तो करेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य हमेशा अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण की बात सोचेगा, ऐसा हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। लेकिन यहां 23 अनुच्छेद में बात व्यक्तियों को भी रोकने के लिए कही गई कि कोई व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो वो आपराधिक कृत्य होगा और उसके लिए उसको सजा का प्रावधान भी है। ओके, ऐसे ही अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को आप किसी कल कारखाने में काम नहीं करने देंगे, नहीं करवाएंगे। अर्थात अगर 6 वर्ष से अधिक का 6 वर्ष से अधिक है, 14 वर्ष तक का बालक जो है उसे आप किसी भी जगह पर काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। वो अलग की बात है कि आप अपने घर में कुछ बहुत थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन विवश नहीं कर सकते हैं, किसी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं, किसी फैक्ट्री पे नहीं लगा सकते हैं, ऐसा कोई भी धंधा रोजगार उससे नहीं करवा सकते हैं। हालांकि अभी भी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखने को मिल जाता है, वो एक अलग की बात है कि लोग मानते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मूल अधिकार जो है वो व्यक्तियों के विरुद्ध हैं कि व्यक्तियों को भी रोकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि नागरिकों और व्यक्तियों दोनों को प्राप्त हैं। तो यहां कई बार कंफ्यूजन होता है। तो नागरिकों को प्राप्त अधिकारों की बात करेंगे, नागरिकों को प्राप्त अधिकार, और यहां पर हम बात करेंगे व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार, व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार। अब कुछ फ्रेंड्स सोच रहे होंगे, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर है। अंतर है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उस देश का बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन नागरिक सिर्फ वही होगा जो देश की सीमा के अंदर है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के, अब नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, जैसे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब विदेशी व्यक्ति को थोड़ा नौकरी यहां पर दी जाएगी, सरकारी नौकरी है ना, विदेशी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती ना। तो अनुच्छेद 16 जो है वो कैसा है, नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। जैसे अनुच्छेद 19 है, 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो ये फ्रीडम वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आबाद आचरण की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को ही दी जाएंगी, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को। ऐसे ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो जो भारत के जो अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों के लिए इस अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। तो ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ऐसे ही अनुच्छेद 30 भी है, जो यहाँ पर तो उनके हितों के संरक्षण की बात की गई है। यहाँ पर क्या किया गया है कि वो अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं। इस तरीके का अधिकार जो है यहाँ पर अल्पसंख्यकों को दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर हम व्यक्तियों को प्राप्त अधिकारों की बात करें जो नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को भी प्राप्त हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। तो ये समानता का व्यवहार जो है वो व्यक्तियों के साथ अर्थात विदेशी के साथ भी किया जा सकता है और भारतीय नागरिकों के साथ भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये उनको प्राप्त अधिकार है। इसके अलावा जैसे कि अनुच्छेद 21 है, किसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं कि कोई विदेशी आया कि नहीं हमारे देश में आ गए हो तुम, अब तुम्हें जान से मार देंगे क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि मूल अधिकारों पर किसे हम वरीयता देते हैं, मानव अधिकारों पर, ह्यूमन राइट्स पर हम ह्यूमन राइट्स को वरीयता देते हैं किसी भी देश के मूल अधिकार पर। नैतिकता या मानवता तो यही कहती है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर हैं। तो
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कोई भी हो, किसी को भी वंचित नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति और नागरिक को हम शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये प्रावधान भी दिया गया है। इसके साथ साथ जैसे हम बात करें अनुच्छेद 25 की, अनुच्छेद 27 की, अनुच्छेद 28 की, तो ये प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है कि हम अपने धर्म के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है, अपने धर्म के हिसाब से हम क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। अनुच्छेद 27 में है, अनुच्छेद 27 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक कृत्यों के लिए चंदा नहीं वसूल सकता है, टैक्स नहीं वसूल सकता है। वो एक हमारी इच्छा है कि हम कोई प्रोग्राम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टैक्स दे देंगे, चंदा दे देंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती, उसे विवश नहीं किया जा सकता है कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। 28 में अगर बात करें तो ऐसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं, वित्त पोषित हैं, सरकार द्वारा उनको किसी न किसी प्रकार से उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उनको मदद दी जाती है, ऐसी सभी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये जो है वो व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। ये कौन से अनुच्छेद 14, 21 का ए, 25, 27 और 28। इसके साथ साथ अनुच्छेद 22 भी इसी तरीके का है कि यहाँ भी गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि गिरफ्तार आप ऐसे नहीं कर सकते हैं बिना अपराध घोषित किए, तो ये व्यक्तियों को भी प्राप्त है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि सिर्फ नागरिकों को प्राप्त अधिकार और नागरिकों प्लस व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार। अब इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए, जैसे एक बात कही जाती है, एक शब्द आता है आदित्यजन, इसको इंग्लिश में वैवर कहा गया है। जो मूल अधिकार हैं उनको वो आदित्यजनित नहीं है, वो उनका आदित्यजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक भाषा है, मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आदित्यजन। तो कोई भी भारतीय नागरिक ये नहीं कह सकता ना भाई हमें मूल अधिकार नहीं चाहिए, अपना रख लो तुम, हम तो यही काम करेंगे, ठीक है, हमें ये मूल अधिकार नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र हैं, हमको अलग से चाहिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं वो उनको देते रहिए, हमें इससे काम कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक नहीं कह सकता है। इसी को कहा गया है कि कोई व्यक्ति स्वतः अपने आप, कोई भी भारतीय नागरिक मूल अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है। वो मूल अधिकार उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, वो उनको अपनी तरफ से वो छोड़ नहीं सकता है। अगर सरकार चाहे तो उनको उससे उन मूल अधिकारों से वंचित कर सकती है कुछ जगहों पर, वही हम लोग बात करने वाले हैं। तो आदित्यजन का अर्थ जो है आपको समझ में आया हो। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति सभी मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगा सकता है, सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। कब? जब आपातकाल जैसी स्थिति हो। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में क्या है, वही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कोई व्यक्ति को दोषी ऐसे नहीं साबित कर सकते हैं, उसे वो दोषी जब तक साबित नहीं होता है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो दोष जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक ये उसकी संरक्षण करता है। कौन सा? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्ति के प्राणों से और उसके शरीर से, उसके देह से, उसकी आत्मा से उसको कोई अलग नहीं कर सकता है, इस प्रकार की स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो ये दोनों हैं, और कितने भी प्रकार की कोई भी आपातकाल आ जाए लेकिन कभी भी ये समाप्त होने वाले नहीं है, बाकी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बिल्कुल याद रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कई बार जब आप मूल अधिकार पढ़ते हैं तो कई जगह पर आपको देखने को मिलता है, जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 में बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ विधि की समता एवं विधियों के समान संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं कर सकता। तो हर जगह देखिए नहीं वाला शब्द आता है ना, नकारात्मक। तो अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नकारात्मक प्रकृति का है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सकारात्मक प्रकृति का है, तो ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो सकारात्मक हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो कि नकारात्मक हैं। तो हम बात कर लेते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अनुच्छेदों की। कुछ ऐसे भी हैं, जैसे
फू, जैसे अनुच्छेद 19 है, ठीक, ये कैसा है? सकारात्मक है। व्यक्तियों को फ्रीडम दिया जाएगा, उनको स्वतंत्रता राज्य देगा। इसमें कहीं भी नेगेटिव पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है? नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, राज्य नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देगा। तो यहाँ पर हमें इसको जब पढ़ेंगे आप डिटेल से तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। इन अनुच्छेदों में नेगेटिव भावना जो है वो नहीं छिपी है। लेकिन जैसे अनुच्छेद 14 की बात करें, यहाँ पर भी साफ साफ मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को राज्य विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी प्रकृति है? नकारात्मक है। इसके अलावा हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो देखिए इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है। तो जहां जहां पर इस तरीके की बात दिखाई दे, जहां पर ये रोका गया है, राज्य को रोका गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो मूल अधिकार हैं उनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। ठीक है, कैसी है? नकारात्मक है। जैसे और भी अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21 है, व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो मूल अधिकार कुछ सकारात्मक भी हैं, उनकी प्रकृति सकारात्मक भी है, और कुछ मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो नकारात्मक भी है। तो दोस्तों मूल अधिकारों के पार्ट 1 में, ये पार्ट 1 था, भाग 1 था, भाग 1 था, और भाग 2 में हम आगे फिर बात करेंगे कि जो जो मूल अधिकार हम दिए गए हैं 12 से 35 तक की हम लोग बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 12 में क्या है और अनुच्छेद 13 में क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ पौधों को लगाने से ज़्यादा पेड़ पौधों की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे जीवन बन सकते हैं, हमारे जीवन है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेंडेमिक काल में ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बहुत सारे जो हमारे देश के भाई बंधु थे उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। तो ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रकृति हमें ये कहना चाहती है कि हमें अब प्रकृति के विनाश को कम करना होगा, उन्हें रोकना पड़ेगा। तो सेव ट्री सेव लाइफ। थैंक यू।